हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक टू ऑन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ एंड wishes for the future and wishes for the exam, because exam is just around the corner. If you guys are watching this channel for the very first time, let me tell you, Aurora Classes for NET JRF providing all of the content regarding our NET JRF exam syllabus, which is paper 1 and paper 2, especially in paper 2, which is commerce. ठीक है, I am teaching paper 2 commerce or paper 1 along with it. Okay, so do subscribe to our channel, which is Aurora Classes for NET JRF, and also do not forget to like and share with your friends. Okay, and if you want PDF or study related content, so you can follow us on our telegram channel, which is Aurora Classes for NET JRF. आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। PDF से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके मैं पोल्स वहाँ पे कंडक्ट करवाती हूँ, लाइक मैनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन दैट, और सो यू कैन फॉलो मी ऑन दैट टेलीग्राम चैनल। ओके, तो आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 6। ये वीडियो में भी थोड़ा लेंथी चल जाए बिकॉज आज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, बिकॉज आई थिंक कि अब जल्दी जल्दी इसे खींचना चाहिए, बिकॉज हमें एटलीस्ट 2018 तक तो कवर करना है। मैं एज मच जितना करवा पा सकती हूँ, एज मच आई कैन उतना करवाऊँगी, बट स्टिल 2018 तक तो मेरा टारगेट है कि 2018 तक तो हम कर लें, बिकॉज 2018 के पहले चीज़ें थोड़ी ईजी हुआ करती थी, बट 2018 से अगर हम काउंट करें तो 2018 दिसंबर से क्वेश्चन की जो लेंथीनेस होती है और जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है ना, वो चेंज हो गई थी। इट हैज़ चेंज इन 2018। सो आई टारगेट कि एटलीस्ट 2018 तक तो हम जा पाएँ। तो अभी हम कर रहे हैं 2020 जो जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था वो, इसके बाद हम करेंगे सेकेंड शिफ्ट, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द 2019-18 वाली शिफ्ट पे। ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट जंप इन टू द वीडियो। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। एंड वन मोर थिंग, पेपर 1 का भी कुछ लाने वाली हूँ मैं, बट ड्यू टू यू गाइज नो कि टाइम थोड़ा कॉन्स्टेंट है, टाइम का इशू हो रहा है तो थोड़ा है, बट आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर पेपर 1 ऑल्सो, स्पेशली फॉर थोड़े जो हार्ड टॉपिक्स हैं ना जिनमें हमको दिक्कत हो रही है, वो चीज़ मैं करवाने की सोच रही हूँ। तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट समथिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 6। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12, और लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट थिंग कि ये जो क्वेश्चन है ये मत सपोज करना कि क्वेश्चन नंबर 12 है ये वाला तो 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ये जस्ट मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए और मेरे रेफरेंस के लिए रखे हुए हैं, और इनमें जो बीच में क्वेश्चन स्किप होंगे दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी टॉट दैट और ऑलरेडी डन विद दैट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने वो सब क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जो बीच में आते जा रहे हैं, मैंने पहले इजी से स्टार्ट किया था, जो हम ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट एकदम हार्ड क्वेश्चन दे दूँ तो बच्चे थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं या नर्वस फील करना स्टार्ट करते हैं। तो आई ऑल्सो टुक दैट स्ट्रेटेजी कि मैंने ईजी से स्टार्ट किया था। अब थोड़ा ये क्वेश्चन मॉडरेट है, फिर इसके लेवल के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो बाद में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया है या लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में, और अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा यहीं कहीं पे, आप प्लीज़ जाके उसको एक बार डू चेक इट आउट। ओके, तो और आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले भी बोला है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द ब्लू होते हैं, जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं या सिलेबस में होते नहीं है, हमारे पास इतना ज़्यादा होता है कि हम कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं या कुछ चीज़ें ऑलरेडी बाहर से ही आ जाती हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, जैसे अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ऑथर्स के नेम दिए हुए हैं और उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उसके नाम लिखे हुए हैं। हम कवर कर सकते हैं, पर इतना भी नहीं कर सकते हैं कि सारे ही कवर कर लें। हर बार कुछ नए नए ऑथर्स आते हैं, उनकी नई बुक्स आती हैं, तो वी कैन नॉट कवर दैट। ठीक है, तो इसको आउट ऑफ द ब्लू जाके, अब इसका कुछ नहीं है, आप एज इट इज़ ऐसे याद कर लो कि इसका आंसर क्या होगा या फिर किसने क्या दी है। जैसे बिल वर्कशॉप ने हमारे पास दी थी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज। अब ठीक है, ये अगर हमें इसमें से एक भी पता है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो तुक्का मारना ही होता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो जैसे बिल बेशॉफ ने दी थी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज, यानी कि थर्ड वाली, तो ये तो मुझे पता था कि बिल बेशॉफ ने ये दी थी, इसलिए मेरा आंसर
1 आ गया, और इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 ही था, तो यहाँ से हम कर लेंगे। बिल बेशोफ ने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग दी थी, उसके बाद डी वर्ड ने हमें दिया था कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग, उसके बाद डैनियल एस जॉनल ने हमें दिया था ऑनलाइन मार्केटिंग, देन जेफरी एफ रॉय रेपोर्ट ने हमें दिया था मैनेजिंग इन द मार्केटिंग स्पेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें समझने लायक तो जैसा कुछ था नहीं, एज इट इज़ आपको करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, या कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत क्वेश्चन अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ना, हमारे किसी कंटेंट से रिलेटेड है। बस हमें इसमें क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है कि लॉजिक होता क्या है, और हमें वर्ड्स के मीनिंग पता करने हैं कि मतलब वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। वी शुड अवेयर अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ, जैसे अभी हमें पता है कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम भी हमने कहीं पढ़ा होगा, जब मैं बताऊंगी तो आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन उससे गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि उनका कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़े लॉजिक लगाने होते हैं, कुछ वर्ड्स पकड़ने होते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ दैम टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है। कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म, यानी कि कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म के क्लोजेस्ट है, ठीक है, यानी कि क्लोजेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ये हमें पढ़ना है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमम बैलेंस, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम का ऐसा बैलेंस जिसके बीच हम सारी चीज़ों को, अब जब जैसे इसने कांस्टेंट डाला है तो मिनिमम और मैक्सिमम का ऐसा बैलेंस जो हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में हम मतलब लिमिट कर सकें जिस चीज़ के लिए, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव के फर्म में, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म के केस में हमसे पूछा है। तो ऑफ कोर्स एक बिजनेस फर्म जो होती है वो किस लिए एस्टैब्लिश होती है, लेट मी टेल यू, और मोस्ट ऑफ द यू गाइज हैव नोन अबाउट इट, कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दीज टू आर की ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म while establishing a firm or while establishing a like कंपनी, बिजनेस फर्म्स, और जो भी अगर प्रॉफिटेबल कंपनीज ओपन हो रही है तो उसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव यही होते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसका CSR या कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी होता है वो सबसे लास्ट में जाके आता है। दैट मीन्स वो उसे लिमिटेड करता है, पर अपने प्रॉफिट और अपने वेल्थ को लिमिटेड नहीं करता है। तो इसका आंसर आपको यहीं से मिलेगा। क्या वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन को लिमिटेड करेगा, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन देगा। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या, उसने लिमिटेड कर दिया इस चीज़ को, तो क्या करेगा वो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन को लिमिटेड करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसे अगर सेल्स करेगा, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उसका प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा ही होगा। तो ये 2 तो कट गए। कैसे कट हुए, क्योंकि वो इन दोनों को तो करेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो वो अपनी सेल्स को लिमिटेड करेगा, ना वो अपने प्रॉफिट को लिमिटेड करना चाहेगा, ठीक है। तो ये दोनों की तो बात यहीं ख़त्म हो गई। अब बचा पॉइंट 3, रेंट, 4th पॉइंट, रेंट सीकिंग बिहेवियर। रेंट सीकिंग बिहेवियर क्या होता है, जब हम हमारी वेल्थ में इंक्रीज़ करते हैं विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू सोसाइटी, ठीक है। जब हम हमारी वेल्थ या प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द सोसाइटी और एनी अदर फैक्टर ऑफ द सोसाइटी और ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी वेल्थ को इंक्रीज़ करे जा रहे हैं विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द सोसाइटी, ठीक है। तो इसको भी वो नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी अगर वो लिमिटेड करेगा तो उसके प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएंगे, तो कोई भी फर्म वो करना चाहेगी नहीं। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, सेटिस्फाइंग बिहेवियर। क्या करेगा वो, जो कस्टमर का सेटिस्फाइंग बिहेवियर है ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस इफ़ समथिंग इज़ कमिंग टू योर ईयर्स, सॉरी। तो क्या करेगा वो, सेटिस्फाइंग करने का जो उसका बिहेवियर है वो उसे लिमिटेड करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं हर क्वेश्चन के बाद में यही बोलती हूँ, अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया तो देयर इज़ नो शेमफुल थिंग टू आस्क कि नहीं हमें समझ में नहीं आया। मैं खुद अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा बार पूछती थी, नहीं समझ, किसी को लेट आता है, किसी को जल्दी आता है, और मैं तो उनमें से हूँ जिसे लेट समझ में आता है, ठीक है। तो पूछो, पूछना अच्छी बात है, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, पूछने के लिए ही ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। अगर शर्म आती है टेलीग्राम पे फॉलो करने में तो कमेंट सेक्शन में डाल दो कि ये पॉइंट है, नहीं समझ में आता, प्लीज़ दोबारा समझा दो, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, लाइक, ठीक है।
और कुछ भी अगर ऐसा टॉपिक लगता है कि उसमें आपको दिक्कत हो रही है तो वो बता दो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमें इसका आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने रेंट सीकिंग बिहेवियर की थ्योरी भी डाली हुई है, तो आप 2 मिनट इस स्लाइड पे पॉज करके और पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें लिखा हुआ वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी स्टिल जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन जस्ट प्लीज़ पॉज ऑन दिस स्लाइड एंड रीड इट, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ रिलेटेड टू आवर इनकम टैक्स यूनिट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी अपनी इनकम टैक्स की सीरीज़ में कराया हुआ है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन लाइक पास्ट वीडियोज़, जस्ट प्लीज़ डू चेक इनकम टैक्स सीरीज़। लाइक आपके मोस्ट ऑफ द डाउट, लाइक आई अश्योर यू कि 90% ऑफ डाउट्स आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, ओके। और यहीं कहीं आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा इनकम टैक्स सीरीज़ का, और स्पेशली इस वाले वीडियो का जिसमें मैंने ये वाला कराया है, यहीं लिंक मिल जाएगा आपको, प्लीज़ उसे चेक कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन। अब ग्रेजुटी जो रिसीव होती है हमें, अब ग्रेजुटी क्या है, क्या सेक्शन से, ये सब मैंने उस वीडियो में कराए हुए हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को चेक कर लेना। ग्रेजुटी रिसीव्ड यानी कि जो ग्रेजुटी हमें रिसीव्ड होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो किस में, सेक्शन 1010A में हमें क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। 1010(1) में हमें क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। दिस इज़ वेरी राइट। और ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय लोकल अथॉरिटी, अब कहाँ कहाँ से रिसीव होएगी जो एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। और फिर भी बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो बता देना, लिंक आपको मिल रहा है, लिंक पे जाके एक बार पूरा वीडियो चेक कर लेना, अच्छे से समझ लेना। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि नहीं समझ में आया है या ये दिक्कत आ रही है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ अगेन लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़े लॉजिक लगाने पड़े हैं। लॉजिक इन द सेंस कि जिसको थोड़ा भी बेसिक पता है ना मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, और मेरे लिए बहुत लाइक ऐसा था कि 5-6 बच्चों ने, लाइक बहुत सारे बच्चों ने, और 5-6 बच्चों ने तो स्पेशली पूछा था कि मैम उसमें वो जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है ना, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ उसे एक्सप्लेन करना। तो आप लोगों की विशेज़ पे, आप लोगों की डिमांड पे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है फाइनली। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सब को हटाओ, मैं आपको पहले एक बार मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन समझा देती हूँ। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे लाइन हो गया, नैरो हो गया, बॉर्डर हो गया, ब्रॉडर हो गया, फॉर्मल, इनफॉर्मल, दीज आर ऑल टाइप्स, ठीक है। अब उसमें से एक टाइप होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी फर्स्ट इट क्लियर। चलो ये हो गया, हाँ। उसमें से एक टाइप क्या होता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनता क्यों है, ये हर फॉर्म में डेवलप नहीं होता है, यानी कि सबके ऐसे इनबिल्ट नहीं होता है, इसे बनाया जाता है। स्पेशली 99% केसेस में क्यों बनाया जाता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, या कोई जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट मिलता है, या कोई स्पेशल प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना होता है, या कुछ नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, तो ये उसके लिए बनाया जाता है, जिसमें दो टीम्स को इंक्लूड किया जाता है। दो डिपार्टमेंट या टीम, जैसा भी आप बोलना चाहो, दो ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, दो डिपार्टमेंट बोल लो, दो टीम बोल लो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो ही टाइप के डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, जिससे हम प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो फंक्शन कर रहा होता है एक्चुअली में। इन्होंने बता दिया कि क्या करना है, ये फंक्शन डिपार्टमेंट फंक्शन करेगा, ठीक है। ए का है, सपोज़ ए ने कोई प्रोजेक्ट लाया, तो ए ने अपनी प्रोजेक्ट टीम बाहर से बुलवाई है, और ये जो फंक्शनल टीम है ये इसकी खुद की है, ठीक है। तो फंक्शनल टीम जो होती है वो परमानेंट होती है, ये इस प्रोजेक्ट के लिए भी काम करेगी फंक्शनल टीम, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस अपने जो मतलब पुराने टाइम पे जो काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट से पहले, ये वापस वहीं लौट जाएगी, यानी कि इसके होम ग्राउंड पे ये वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो फंक्शनल टीम होती है हमारे पास वो परमानेंट होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट टीम होती है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और ये टीम वापस अपने घर को, और ये टीम ख़त्म। ये टीम बनी ही सिर्फ इसी के लिए होती है, जैसे हम कुछ कमेटी बनाते हैं ना, जैसे वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, रुको।
जैसे हम पीएचडी एंट्रेंस के लिए जाते हैं, ठीक है, ये रिलेट करना बस कि कमेटी कैसे टेम्प्रेरी हो सकती है, ठीक है। उसमें बनाई एक रिसर्च कमेटी बना दी कि ये इंटरव्यू लेगी, तो क्या ये अगले साल भी यही लेगी या फिर उससे अगले साल भी यही लेगी या पिछले साल में भी इसने लिया था? ऐसा तो होता नहीं है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, चेंज होंगे, कुछ नए आ गए, कुछ चले गए, कुछ पुराने हो गए। तो ये क्या हुआ, ये टेम्प्रेरी होती है, ये परमानेंट होती नहीं। यानी कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए अगर उसी कंपनी का भी काम कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट जो की टीम जो होगी वो टेम्प्रेरी होती है, वो प्रोजेक्ट के ख़त्म होने से ही वो टीम पूरी ख़त्म हो जाती है और अपने अपने काम पे वापस लग जाती है। तो यानी कि वो हुई टेम्प्रेरी, फंक्शनल हुई हमारी कैसी, परमानेंट, ठीक है। और अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको सब समझा दिया है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ जो रह गई है वो ये है, यहाँ पे हर एम्प्लॉई को, जैसे एक चेन ऑफ कमांड होता है ना, एक यूनिटी ऑफ कमांड होता है जिसमें एक बॉस को ही देना होता है, तो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स में आपको एक से ज़्यादा बॉस को रिपोर्ट करनी होती है, जैसे एक तो फंक्शनल हेड हो गया और एक प्रोजेक्ट हेड हो गया। तो जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उन्हें फंक्शनल हेड को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट हेड को भी दे हैव टू रिपोर्ट। ओके, चलो अब लेट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये तो है ही सही, ये तो होता ही, यानी कि ये तो गलत है ही नहीं। अब देखो, फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट, दैट मीन्स क्या, टेम्प्रेरी होते हैं? नहीं होते हैं, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड एज द नीड ऑफ देम अराइजेज। कब बनते हैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, कब बनाते हैं? जब उनकी नीड होती है। ये भी सही बोल रहा है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी नीड हुई, उसे बनाया और उसे वापस ख़त्म कर दिया, तो नीड बेसिस होते हैं। ये नीड जब हुई तब उनका वो एस्टैब्लिशमेंट होएगा, अदरवाइज कंप्लीशन के साथ वो लोग ख़त्म हो जाएगा। टीम मेंबर्स हैव फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या होता है, मैंने बोला ना, होम ग्राउंड पे चले जाएंगे वो वापस, कौन, फंक्शनल टीम जो होती है। क्या, टीम मेंबर्स हैव फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन प्रोजेक्ट। जब उनकी प्रोजेक्ट पे नीड नहीं होती है तो वापस वो अपने जो फंक्शनल कर रहे होते हैं उस पर वापस लौट जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या गलत निकला, इसमें नॉट करेक्ट पॉइंट कौन सा था, सेकेंड वाला, क्योंकि ये परमानेंट होता है, ये टेम्प्रेरी होता ही नहीं है। टेम्प्रेरी कौन सा होता है, प्रोजेक्ट वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, दिस इज अ स्लाइड विच इज़ लाइक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग about matrix organization or matrix structure. So just please pause on this slide and read it for 2 minutes only and that's it. मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्लेन ऑल थिंग रिगार्डिंग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। और उससे ज़्यादा मैट्रिक्स में घुसना भी नहीं है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा घुसेंगे तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू हमारा फाइनेंशियल वाला यूनिट, कौन सा, यूनिट नंबर 4 है आई थिंक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से दो चीज़ें क्लियर हो रही है, और ये क्या है, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें एक टाइम के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो एनपीवी इज़ वन ऑफ दैम टेक्निक और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम टेक्निक, ठीक है, कैपिटल बजटिंग की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से दो चीज़ें कैसे सॉल्व होती है मैं बताती हूँ। एनपीवी और आईआर में कैलकुलेट करने में जिन चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है या जिन चीज़ों की वजह से रिज़ल्ट मिसलीडिंग हो सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ें, यानी कि इनके लिए तो ये रीज़न बन गया कि यहाँ से क्यों नहीं होता, ठीक है। और किसी और चीज़ के लिए, किसी और टेक्निक के लिए ये भी रीज़न है कि वो टेक्निक हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो अगर वो टेक्निक आती है तो भी हमें यही रीज़न देने, और इसके कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं एनपीवी और आईआर में, उसके लिए भी हमें यही रीज़न देने, ठीक है। आ जाओ देखो, एक मिनट गाइस। हाँ जी, तो क्या बता रहे थे, हम पढ़ रहे थे, रीजंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स यील्ड कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स ड्यू टू, यानी कि जो आउटकम्स हो रहे हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट किस रीज़न की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली सिंपल सोबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो मैं इसका आपको आंसर सीधे सीधे बता देती हूँ। जो इन्वेस्टमेंट साइज डिसपैरिटी होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कभी 20,000 का है, कभी 40 का है, कभी 30,000 का है, ऐसे। इन्वेस्टमेंट लाइफ डिसपैरिटी 3 साल के लिए डाल रहे हो, 4 साल के लिए डाल रहे हो, दैट विल लाइक
तो इसके लिए थोड़े इशू क्रिएट कर सकता है रिटर्न्स के टाइम पे। कैश फ्लो पैटर्न डिसपैरिटी, कभी कैसा जा रहा है, कभी कैसा जा रहा है, कभी कैसा जा रहा है, तो फ्लो के पैटर्न में जो डिसपैरिटी होती है उन तीनों चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अराइज। और यही रीज़न है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो मेथड होता है हमारे पास वो यूज़ करते हैं। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड किस टाइम पे यूज़ करते हैं तो भी यही टाइम है, तो भी यही टाइप है जिसकी वजह से हम प्रॉफिटेबिलिटी पीआई मेथड यूज़ करते हैं। और किन चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो भी यही है, इन चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी ओनली। ओके, चलो आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू आर यूनिट नंबर 1, आई थिंक यूनिट स्टैटिक्स वाली, जो स्टैटिक्स का हमारा पार्ट है, स्टैटिक्स यूनिट का, वहाँ से ही रिलेट कर रहा है। अब देखो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन 3 या 4 टाइप के होते हैं, मेनली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल, बिनोमियल और पॉइजन। ये 3 टाइप के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हें हम कंसिडर करते हैं मेनली, ठीक है। अब इन तीनों में करना क्या होता है, इन तीनों में हमें दो चीज़ें मेनली देखनी होती है। एक तो इनका मीन का फॉर्मूला क्या होता है और एक इनका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मली केसेस में नहीं पूछा जाता है, बिनोमियल और पॉइजन को हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इनका फॉर्मूला उठा के यहाँ से पूछा जाता है कि क्या क्या हो सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। और अगर इसका पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अभी ये पूछा है तो हमने फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला और फार्मूलाज फॉर बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का हमारे पास होता है एन पी, पी क्या होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है तो क्यू क्या हुआ, फेलियर, ठीक है। और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्रायल दैट थिंग्स, जैसे कॉइन्स को 4 बार उछाला, 5 बार उछाला, 6 बार उछाला, कार्ड्स के पत्ते 6 बार डिस्ट्रीब्यूट करे, 5 बार करे, ठीक है। तो दैट आर नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हाट यू हैव ट्राइड, एंड पी is related to probability of success, that means q is equal to 1 minus p, that is number of failures what you have faced while during your tested or while during trials, ठीक है। तो p सक्सेस हुआ, q हमारे पास हुआ फेलियर, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ मीन का फॉर्मूला फॉर अंडर बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन इज इक्वल n इंटू पी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एन पी विच इज़ ऑलरेडी लाइक मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम इसकी जगह एन पी क्यू का रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू होता है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। आंसर किस चीज़ के लिए, इसने क्या पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एन पी क्यू इज आर आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज आर आंसर। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज़ अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कमर्शियल पेपर यानी कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस के सोर्स होते हैं, यानी कि हम फाइनेंस मीन्स हम पैसा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारी जो कैपिटल की नीड्स है, हमारी जो कैश की नीड्स है, उसे हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, फाइनेंस कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कहाँ से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पैसा दो तरीके से ले सकते हैं, दैट मीन्स कैपिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म क्या, जो अप टू 1 ईयर्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो 1 ईयर्स टू ज़्यादा होते हैं, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर होते हैं, ठीक है। तो वो होगा हमारे लॉन्ग टर्म। अब ये क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म ऑफ फाइनेंस, कौन सा होता है। अब जिसको थोड़ा भी बेसिक पता होगा तो कमर्शियल पेपर इज मेनली और प्योरली रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म, बिकॉज इट इज़ अ टूल ऑफ किसका, मनी मार्केट का, ठीक है। कमर्शियल पेपर इज अ टूल ऑफ मनी मार्केट, और मनी मार्केट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी कट हो गया। उसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द विड्रॉन लिमिट विच इज़ फॉर द पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म और अप टू 1 ईयर और मैक्सिमम 3 to 6 मंथ के लिए ये कटता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल पेपर ख़त्म। फैक्टरिंग क्या होती है, फैक्टरिंग कोई सोर्स नहीं होता है, इसे हम लॉन्ग टर्म में भी काउंट नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी काउंट नहीं करते हैं। फैक्टरिंग बेसिकली होता क्या है, लेट मी टेल यू। देखो, ए है, बेसिक हिंदी में समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, आई एम श्योर। देखो, ए है और बी है, ठीक है। ये बी का क्या है, बिजनेस है, और ए कस्टमर है, ठीक है।
अब बी ने ए को गुड्स सेल करे, ठीक है, ए ने गुड्स ले लिए और इन्होंने प्री कंडीशन रखी थी ए ने कि मैं आपको पैसे 2 महीने बाद ही दूंगा, लाइक आई विल पे यू आफ्टर 2 months, ठीक है, ये कंडीशन थी वहाँ पे, उसने बोल दिया था. बट बी इज़ लाइक ओके ओके यू कैन पे मी आफ्टर 2 months, ठीक है. तो बी ने क्या करा, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे 2 महीने बाद पे कर देना, दिस इज़ योर गुड्स, आई हैव सेंड यू द गुड्स एंड दिस इज़ योर इनवॉइस. तो इनवॉइस क्या हुआ वहाँ पे जनरेट हो गया. अब ड्यू टू सम मिस हैपनिंग और ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी बी वॉन्ट्स कैश. इसको सडनली नीड अराइज हो गई किस चीज़ की, कैश की, ठीक है. अब क्या ये इसके पास जाएगा कि यार तुमने बोला था, मैंने तुम्हें गुड्स दिए थे तो मुझे कैश की नीड है तो तुम मुझे कैश दे दो, और ये मैटर सही होगा यार कि ये जो स्टेप ये लेगा ये सही होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसने तो पहले ही प्री कंडीशन रखी थी दैट आई विल पे यू आफ्टर 2 months. तो बी कैन नॉट गो टू ए, लाइक वहाँ नहीं जा सकता है वो पैसे, वी कैन नॉट आस्क फॉर द मनी टू ए, ठीक है, वो मांग भी नहीं सकता बिकॉज द कंडीशन इज ऑलरेडी अप्लाइड दैट ही विल पे आफ्टर 2 months. अब बी क्या करेगा, वॉट विल ही डू, लाइक क्या कर सकता है वो, क्या करेगा? अब क्या करेगा, बी जाएगा सी के पास. सी कौन है यहाँ पे, सी है एक फैक्टरिंग कंपनी या एक फैक्टर. अब ये बोलेगा कि मैं तुझे पैसा क्यों दूँ, ठीक है, ये बोलेगा कि मुझे पैसा दे दो, ये इनवॉइस रख लो, मैं इसको क्लियर करती हूँ. ये ए, ये बी और ये सी, इसने 5,000 का सामान यानी कि 5,000 रुपीज़ का सामान ए को सेल किया था, ठीक है. अब ये सी के पास जाएगा बी कि यार मुझे तो लाइक आई नीड ऑफ मनी और मुझे ऐसा ऐसा करके नीड है, ये अनसर्टेनिटी हो चुकी है और आई नीड कैश, ठीक है, आई नीड कैश, तो तुम मुझे कैश दे दो. ये बोलेगा कि मैं तुझे कैश क्यों दूँ, विच इज़ लाइक सी कौन है, फैक्टरिंग कंपनी, ठीक है. तो ये बोलेगा कि मैं तुम्हें कैश क्यों दूँ, तो ये बोलेगा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें 4,000 रुपीज़ दे देता हूँ, ठीक है, और मैं 2 महीने बाद 5,000 रुपीज़ ए से कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है. तो जस्ट बिकॉज कि बी को नीड होती है उस मोमेंट पे, तो वो क्या करता है, चलो डन आप मुझे 4K दे दो, यानी कि 4,000 रुपीज़ दे दो, आप 2 महीने बाद 5,000 रुपीज़ ए से कलेक्ट कर लेना. अब जो इसने 1,000 रुपये कट करे, ये क्या था, ये इसके चार्जेस थे, क्योंकि ये भी तो 2 महीने वेट करेगा, ठीक है, या फिर इसकी कमीशन की पे मान लो या चार्जेस मान लो, कुछ भी मान लो. तो ये होती है फैक्टरिंग कि जब कोई थर्ड पर्सन आके बीच में उस चीज़ की लाइबिलिटी ले लेता है कि चलो ठीक है, गारंटी ले ली उसने कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मैं पैसे उससे बाद में कलेक्ट कर लूँगा, यानी कि जिसको आपने सामान बेचा था वो उससे पैसे बाद में कलेक्ट कर लेगा. अब यहाँ पे होता क्या है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब फैक्टरिंग में जो अमाउंट होती है ना, वो मेनली जितना भी इनवॉइस होता है उसका 80% होती है, इसीलिए मैंने वहाँ पे 4K लिखा था 5K की जगह. इंस्टीड ऑफ 5K आई हैव रॉट 4K, क्योंकि 80% ही इनवॉइस का आपको मिलता है जितना भी होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग. आई एम श्योर आपको फैक्टरिंग समझ में आ गया होगा. तो अब 3 चीज़ें जब हमारे पास से कट हो गई एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, कमर्शियल पेपर इज रिलेटेड टू द मनी मार्केट which is also related to the short term duration, line of credit is also related to the short term duration, factoring is not a part of लाइक फाइनेंसिंग, वो कर लेते हैं बस पैसा एडजस्ट हो रहा है. तो हमारे पास बचा क्या, एक्सटर्नल, कमर्शियल, बोरोइंग विच इज़ डेप्ट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स और मैनी अदर थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन. तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड. आई होप समझ में आ गया होगा. ओके, सो दिस इज़ द स्लाइड ऑफ फैक्टरिंग. मैंने जो समझाया वो पूरा इस स्लाइड पे गिवन है, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू. एंड इन द लास्ट आई एम प्रोवाइडिंग दिस चार्ट, ठीक है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अभी के लिए सिर्फ ये चार्ट समझो, ताकि आने वाले जो 2 या 3 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे. देखो चार्ट क्या बताता है, और मैं क्वेश्चन इसी में करवाने के लिए सोच रही थी, पर अब ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए मैं सिर्फ चार्ट कंप्लीट कराती हूँ. वीडियो में वो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके लिए भी वो क्वेश्चन करना ईजी हो जाए, ठीक है. देखो हमारे पास 2 चीज़ें होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी चीज़ किसके डिपेंडेंट है और किसके इंडिपेंडेंट है, ठीक है. ये क्वेश्चन होता ही है 99.99% केसेस में ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है. अब कैसे याद रखना है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा मेजर्स होते हैं, तो हमें याद कैसे रखना है. देखो मीन और मीडियन का कोई ईमान धर्म नहीं है, तो ये डिपेंडेंट होते ही होते हैं. दैट मीन्स इनमें डिपेंडेंसी होती है. इंडिपेंडेंट ये किसी के नहीं होते. डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑफ
ऑफ स्केल, दैट मीन्स दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, मीन एंड मीडियन, ठीक है। अब ओरिजिन क्या होता है, किसी भी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से होता है, या मैथ्स का कहाँ से हुआ था, प्लस और माइनस से। तो ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस करेंगे अगर मीन की वैल्यू में, तो उनमें डिफरेंस आएगा, यानी कि जो पहले वैल्यू थी फिर प्लस करने के बाद वैल्यू दूसरी आ जाएगी। स्केल मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि अगर इनकी वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे एक सेम नंबर से तो भी वैल्यू चेंज होएगी, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, ठीक है। अब देखो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और यहाँ पर रेंज आना चाहिए, ठीक है। तो जो रेंज होती है, यानी कि जो चारों मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं, यानी कि इनमें प्लस माइनस करने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ वरना आप लोग गलत समझ लोगे। ये देखो इंडिपेंडेंट है तो प्लस और माइनस करने पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये वापस प्लस और माइनस, ठीक है, ये आ गया। इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन से, यानी कि इन पे प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चारों मेजर्स पे। किस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज पे। इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन से, ठीक है। अब स्केल के डिपेंडेंट होते हैं, अगर डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ में चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन होते हैं बट डिपेंडेंट टू स्केल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। देखो कोरिलेशन क्या हुआ, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स मैं डिपेंडेंट हूँ ही नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं ऐसे क्यों नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलते बोलते बोल जाती हूँ, क्योंकि ये स्लैंग जो होते हैं ना वो हमें ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए याद रहते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन क्या हुआ, कोरिलेशन कैसा होता है, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट टू बोथ ओरिजिन एंड स्केल, यानी कि उसका किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा किसी से रिलेशन ही नहीं है तो ना मैं परेशान होंगी, ना मुझे टेंशन होगी, ना मैं डिप्रेशन में जाऊंगी, यानी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मस्त जी रही हूँ अपनी लाइफ। तो यहीं से ऐसा करते हैं, कोरिलेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्केल, ठीक है। रिग्रेशन यानी कि ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन है और डिपेंडेंट स्केल है, यानी कि अगर इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर फ़र्क पड़ेगा, पर प्लस माइनस का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर आपको ये चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टैटिक्स के लिए, क्योंकि ये हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ये कई बार 2 आ जाते हैं, कई बार ऐसे करेक्ट और चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं, कई बार डायरेक्ट मैचिंग के लिए दे देते हैं। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। Okay, so thank you so much for today's video. You can follow us on Telegram. Please follow us on Telegram. Aurora Classes for NetJRF is our Telegram channel. You can follow us for PDF or for other study related content. Please do like, share and subscribe to our channel, which is Aurora Classes for NetJRF. Please share it with your friends. I need your support while making this video. So please do and share and subscribe and also like, and please do let me know in the comment section if you are facing something study related issues. तो ओके चलो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में भी द सेम लाइन, कुछ सरप्राइज़ आने वाला है, तो जस्ट वेट फॉर द सरप्राइज़। थैंक यू सो मच।